दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? आइए इसे मानचित्र से समझते हैं। जब आप हिमालय पर्वतमाला से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर तकरीबन 3200 किलोमीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 150 से 300 किलोमीटर औसत चौड़ाई वाला मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा। इसे ही उत्तरी मैदान कहा जाता है। इस उत्तरी मैदान का निर्माण लाखों सालों में हुआ है। असल में इसके निर्माण में हिमालय से आने वाली नदियों जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप का बड़ा रोल रहा है। मैदानी क्षेत्र में इस जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर के बीच बदलती रहती है। ऐसे में अपने समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त जलापूर्ति और अनुकूल जलवायु की वजह से ये क्षेत्र खेती के लिहाज से भारत के सबसे उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। आंतरिक विशेषताओं में अंतर को देखते हुए उत्तरी मैदान को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें पहला है भाबर, दूसरा तराई और तीसरा है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को भी खादर और बांगर 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए अब इन सब की खासियत के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत भाबर के मैदान से करते हैं। यह मैदान शिवालिक तलहटी की ढलान के खत्म होते ही 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक नैरो मगर निरंतर विस्तार वाली पट्टी के रूप में मौजूद है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बड़ी चट्टानों और बोल्डर से मिलकर हुआ है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र के उत्तरी छोर में स्थित यह भाबर बेल्ट चट्टानों और बोल्डर से बने होने के कारण बहुत पोरस और छिद्रनुमा बेल्ट है। इसके चलते अक्सर पहाड़ से उतरने वाली धाराएं और नदियां इस क्षेत्र में आकर गायब हो जाती हैं। इस तरह भाबर बेल्ट अपनी ऐसी बनावट की वजह से खेती के लिए सुटेबल नहीं है। यहाँ केवल लंबी और मोटी जड़ों वाले पेड़ ही पाए जाते हैं। वैसे यह भाबर बेल्ट सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लगातार दिखाई देती है, लेकिन जहां पश्चिम में इसका फैलाव ज्यादा है वहीं पूर्व की ओर ये तुलनात्मक रूप से सिकुड़ा हुआ है। अब भाबर बेल्ट को पार कर दक्षिण की ओर बढ़ें तो तराई के मैदान दिखाई पड़ेंगे। दरअसल यह दक्षिण में भाबर से लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा एक दलदली क्षेत्र है। यहाँ भाबर क्षेत्र में गायब हुई धाराएं और नदियां फिर से ऊपर सतह की ओर आ जाती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में खराब जल निकासी, नम और घने जंगलों वाला संकरा इलाका और दलदली क्षेत्र जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अपनी इसी नम परिस्थिति की वजह से यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों और अलग अलग वन्य जीवों के लिए मशहूर है। यही कारण है कि उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और असम स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम तराई क्षेत्र से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पहुंचने पर बांगर और खादर के जलोढ़ मैदान दिखाई पड़ेंगे। आइए समझते हैं कि ये कौन से क्षेत्र हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन है। तराई क्षेत्र के ठीक बाद नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो पुराने जलोढ़ मैदान हैं, उन्हें बांगर के मैदान कहते हैं। बांगर मोटे तौर पर नदी तल के किनारे किनारे और बाढ़ के मैदानों से कुछ ऊंचाई पर एक तरह से छतों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में बड़े पैमाने पर कैल्शियम पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। साथ ही यहाँ जानवरों के जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी की बनावट में चिकनी मिट्टी का योगदान ज्यादा होने की वजह से आमतौर पर ये गहरे रंग की होती हैं। आपके लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में मौजूद बरिंद मैदान और गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में मिलने वाली भूर संरचनाएं बांगर के ही क्षेत्रीय रूप हैं। गंगा और यमुना के बीच घिरे ऊपरी दोआब में जलोढ़ मिट्टी से बनी जमीन का ऊंचा खंड पाया जाता है। जमीन का यह खंड जो गर्मियों के गर्म और शुष्क महीनों में हवा के जरिए उड़ती रेत के जमा होने से बनता है, यही भूर कहलाता है। बांगर के ठीक बगल में एक समानांतर सीरीज के रूप में खादर मैदान का विस्तार है, जो नदी किनारे नई जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसका विकास बाढ़ के मैदान में होता है। चूंकि ये मैदान तकरीबन हर साल नदियों की बाढ़ के द्वारा फिर से नवीन हो जाते हैं, इसलिए ये भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक हैं। बांगर के मुकाबले इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है और बांगर की तुलना में इनका रंग भी हल्का होता है। आपने बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना आदि नदियों के मुहाने पर स्थित सुंदरबन डेल्टा के बारे में तो सुना ही होगा। यह इन नदियों के द्वारा सदियों से बहाकर लाई जा रही जलोढ़ से मिलकर बना है। इस तरह के और भी डेल्टा आपको भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिलेंगे। नदियों द्वारा बनाए गए ये डेल्टाई मैदान भी एक तरह से खादर मैदानों का ही विस्तार हैं। इस डेल्टाई क्षेत्र में अपलैंड को चार कहा जाता है, जबकि इसके दलदली क्षेत्र को बिल कहते हैं। इस तरह उत्तरी मैदान का पारंपरिक विभाजन
यहीं खत्म होता है। हालांकि हिमालय पर्वतमाला की तरह ही पूरे उत्तरी मैदान इलाके को कुछ क्षेत्रीय आधारों पर भी बांटा जाता है। तो आइए अब हम इसके क्षेत्रीय विभाजन को जरा करीब से जानते हैं। यूं तो उत्तरी मैदान को अलग अलग तरह के बहुत से क्षेत्रीय भागों में बांटते हैं, मगर जो सभी जगह स्वीकृत हैं वो 4 डिविजन्स में बटे हैं। पहला राजस्थान का मैदान, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर गंगा का मैदान और आखिर में ब्रह्मपुत्र का मैदान। राजस्थान का मैदान उत्तरी मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है। यहाँ सबसे पहला मैदानी बदलाव देखने को मिलता है। राजस्थान के मैदान को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला है रेगिस्तानी क्षेत्र। इस क्षेत्र के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान के मैदान का दूसरा भाग है राजस्थान का वागड़ या बागड़ क्षेत्र, जो एक अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान है। यह एक तरह से रेगिस्तान और उपजाऊ मैदानी इलाके के बीच संक्रमण क्षेत्र की तरह काम करता है। इस क्षेत्र में बहुत सी छोटी मौसमी धाराएं और लूनी नदी की वजह से कुछ हद तक खेती करना मुमकिन है। राजस्थान के मैदानी इलाकों के बाद इसके ही उत्तर पूर्व में पंजाब हरियाणा के मैदानी इलाके स्थित हैं। ये मैदान चिनाब, झेलम, सतलुज, व्यास और रावी जैसी नदियों के डिपॉजिट यानी निक्षेप से बने हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी की वजह से यह काफी उपजाऊ है। खास तौर पर इनमें से 2 नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र भारत के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र के तौर पर मशहूर है। मोटे तौर पर यहाँ 5 मुख्य दोआब क्षेत्र हैं। पहला बिस्त जालंधर दोआब, जो ब्यास और सतलुज नदी के बीच स्थित है। फिर बारी दोआब, जो ब्यास और रावी के बीच है। इसके बाद रचना दोआब, जो रावी और चिनाब के बीच है। चौथा चाज दोआब, जो चिनाब और झेलम के बीच है। और आखिर में सिंध सागर दोआब, जो झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच का क्षेत्र है। लाखों सालों से जमा होने वाली इन नदियों के निक्षेप ने दोआबों के बीच के अंतर को लगभग खत्म कर दिया है। इससे अब ये क्षेत्र सजातीय भौगोलिक इकाई की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इस मैदान के शिवालिक पर्वतमाला से लगे उत्तरी भाग में तीव्र कटाव वाला क्षेत्र भी देखने को मिलता है। इसे चोस कहा जाता है। इस चोस का निर्माण यहाँ की छोटी छोटी जलधाराओं की वजह से हुआ है। अब पंजाब हरियाणा के मैदानी इलाकों से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। यहाँ गंगा और उसकी दूसरी सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती, गंडक और कोसी नदियों का एक जल क्षेत्र स्थित है। इसे गंगा का मैदान कहते हैं। इस मैदान को और समृद्ध बनाने में दक्षिण दिशा से आने वाली नदियां जैसे चंबल, केन, बेतवा आदि ने भी अहम भूमिका निभाई है। यह मैदान पश्चिम में यमुना नदी चैनल से लेकर बंगाल की खाड़ी में अपने मुहाने तक तकरीबन 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह मैदान वास्तव में इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है, जो अपनी उपजाऊ क्षमता के कारण खास तौर पर मशहूर है। इतने बड़े गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान और आखिर में गंगा का निचला मैदान। अब गंगा के मैदान के पूर्व में स्थित ब्रह्मपुत्र के मैदान की तरफ बढ़ते हैं। यह उत्तरी मैदान का आखिरी डिवीजन है। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की ढाल बहुत कम होने के चलते बहुत से नदी द्वीप देखने को मिलते हैं। जैसे आपने असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली के बारे में सुना होगा। लगभग 352 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस द्वीप को देखने देश विदेश के पर्यटक यहाँ जमघट लगाते हैं। इसी तरह ब्रह्मपुत्र के मैदान में नदी कटाव और निक्षेप से बनी दूसरी जमीनी संरचनाएं जैसे गोखुर या विसर्प भी बड़ी तादाद में देखी जाती हैं। कुल मिलाकर ये रही हमारी उत्तर मैदान से जुड़ी पूरी परिचर्चा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसके पश्चिम में स्थित भारत के एक और भौगोलिक क्षेत्र भारतीय रेगिस्तान की ओर रुख करते हैं। अगर आप अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम की ओर गौर करेंगे तो यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारत के महान रेगिस्तान का विस्तार है। यहाँ तरंगनुमा स्थलाकृति पाई जाती है जो अनुदैर्ध्य टीलों और बरखानों से भरा पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बरखान क्या है। दरअसल बरखान एक दिशा से बह रही हवा के दबाव से बनने वाले संकेंद्रित और उभारदार आकार के लैंडस्केप्स हैं जो देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं। राजस्थान का जैसलमेर शहर खास तौर पर अपने बरखानों के लिए ही जाना जाता है। अब भू आकृतियों से आगे बढ़कर अगर यहाँ होने वाली वर्षा की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर के नीचे है। इससे यहाँ की जलवायु शुष्क रहती है। इसी के चलते यहाँ वनस्पतियों की मौजूदगी भी बहुत कम है। जाहिर सी बात है कि कम वर्षा और उच्च वाष्पीकरण की वजह से यह पानी की कमी वाला क्षेत्र है। भारतीय रेगिस्तान की इन्हीं विशेषताओं की वजह से इसे मरुस्थली भी कहते हैं। मगर आपको ये भी बता दें कि ये क्षेत्र हमेशा से ऐसा नहीं था।
ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक युग में ये सारा क्षेत्र समुद्र के भीतर डूबा था। इस थियरी को साबित करने के लिए यहाँ पर जैसलमेर के अकाल में स्थित लकड़ी के जीवाश्म पार्क और ब्रह्मसर में स्थित समुद्री जमाव को सबूत के तौर पर देख सकते हैं। दरअसल कार्बन डेटिंग की मदद से पता चला है कि यहाँ मौजूद लकड़ी के जीवाश्म लगभग 18 करोड़ साल पुराने हैं। हालांकि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय रेगिस्तान की चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, लेकिन ज्यादा शुष्क स्थितियों में भौतिक अपक्षय और हवा की गतिविधियों की वजह से यहाँ अलग तरह की सतही विशेषताएं मिलती हैं। इनमें मशरूम की चट्टानें, आकार बदलते टीले और रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद ओएसिस जैसी रेगिस्तानी विशेषताएं शामिल हैं। अगर हम इंडियन डेजर्ट के ओरिएंटेशन की बात करें तो इस आधार पर इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसके उत्तरी भाग की ढलान पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र की तरफ है, जबकि दक्षिणी भाग कच्छ के रण की ओर। इस क्षेत्र की ज्यादातर नदियां अल्पकालिक हैं, यानी ये नदियां न तो बहुत लंबी दूरी तय कर पाती हैं और न ही साल के ज्यादा महीने अपना निरंतर प्रवाह बनाए रख पाती हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र की ज्यादातर धाराएं कुछ दूर बहने के बाद या तो किसी झील में गिर जाती हैं या फिर आंतरिक रेगिस्तानी बेसिन में गायब हो जाती हैं। इससे यहाँ अंतर्देशीय जल निकासी का खास मामला देखने को मिलता है। इस तरह की झीलों का पानी खारे प्रकृति का होता है, जो यहाँ पर नमक के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। लूनी इस रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसे यह नाम उसकी अधिक लवणता की वजह से ही मिला है। तो इसके साथ हमारी आज की चर्चा यहीं खत्म होती है। आज बस इतना ही। आगे फिर किसी और टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। इससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम आगे आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। आपके रिस्पांस का हमें इंतजार रहेगा। जाते जाते यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से एक महत्वपूर्ण सवाल नोट कर लीजिए और इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बांगर, तराई, भाबर, खादर। जब कोई गंगा के मैदान से उत्तर में शिवालिक की ओर यात्रा करेगा तो वह जिन क्षेत्रों को पार करेगा उनका सही क्रम क्या है? 1 2 3 4, 1 2 4 3, 4 3 2 1 या फिर 4 1 2 3। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।